दोस्तों नमस्कार, मैं सुमित चंद्र भारती। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच भारती की बात में। आज भारती की बात में मैं लेकर आया हूँ एजेंडा आज तक 2023, जो कि आज तक चैनल के द्वारा इसे प्रसारित किया जाता है। और उसमें क्या है कि विभिन्न प्रकार के पार्टियों से, राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को बुलाया जाता है और उनसे सवाल किए जाते हैं। उसी क्रम में कांग्रेस पार्टी के 3 नेताओं को बुलाया गया था मंच पे, एजेंडा आज तक के मंच पे, और जिसमें कि प्रमोद तिवारी थे, राज्यसभा सांसद हैं, और पवन खेड़ा थे, मीडिया चेयरपर्सन है कांग्रेस के, और कन्हैया कुमार थे। इन तीनों से सवाल जवाब हुआ और जो मंच को होस्ट कर रहे थे एजेंडा आज तक को, अंजना ओम कश्यप, और टीवी न्यूज़ मीडिया के इस संसार में उनका नाम बहुत प्रचलित है, सब लोग जानते हैं, जानी मानी एंकर हैं, तीखे सवाल भी करती हैं और बहुत बार अपने सवालों में फंस भी जाती हैं। इसमें हुआ क्या है, इस जो वार्तालाप हुई है इसमें पवन खेड़ा ने अंजना ओम कश्यप को आड़े हाथों लिया और बहुत कुछ बुरा भला जो भी सुनाना था सब कुछ सुना गया। और मज़े की बात यह है कि अंजना ओम कश्यप जवाब नहीं दे पा रहे। जो गोदी मीडिया का जो ठप्पा लगा है उनके ऊपर, वो मतलब सुनने से ये लगता है कि सच साबित हो रहा है, जैसा कि उन्होंने जितने भी उनके ऊपर वार किए उसके जवाब अंजना ओम कश्यप के पास नहीं था। दोस्तों, हम सभी लोग जानते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। मीडिया का काम होता है सत्ता पक्ष को सजग करना, सवाल पूछना सरकार से, पर आज की मीडिया वैसा करते हुए नहीं पाई जा रही है। आज की मीडिया चरण वंदना में लगी हुई है, सत्ता पक्ष के चरण वंदना में लगी हुई है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि फिर लोकतंत्र के लिए विपक्ष का स्थान कहाँ बचता है? विपक्ष की आवाज़ों को आवाज़ कौन देगा? जनता के मुद्दों को कौन उठाएगा? अगर मीडिया जो है चरण वंदना में लगी रहे सत्ता पक्ष का, तो फिर जनता के मुद्दे ऊपर कैसे हो पाएंगे? इन्हीं सारे बातों पर जब उनसे पूछा भी गया कि अब 3 राज्यों में चुनाव हार गए, तो इसमें उनका जवाब था कि आप 1 महीने के लिए मीडिया मेरे हवाले कर दो और उसके बाद जो सरकार की एजेंसियां हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स हमारे हवाले कर दो, सत्ता हम भी बना लेंगे। इस तरह के बातें उनसे की गई। और उसके बाद में सबसे मज़ेदार बात तो ये हुआ कि उन्होंने इतना बोल्डली ये बात बोला कि सारे मीडिया चैनल्स को सुबह मैसेज आ जाते हैं व्हाट्सएप पे कि आपको आज ये चलाना है, आपको आज इस पे एजेंडा चलाना है, आज इस एजेंडे पे आपको रहना है, इस मुद्दे को आज आपको टीवी पे करना है। इसके बाद भी अंजना ओम कश्यप जवाब नहीं दे पाई। इसका मतलब ये सच है क्या? और वो जो है किसी व्यक्ति का नाम भी ले रहे थे, महेश शाह या कुछ ऐसे व्यक्ति का नाम ले रहे थे जो सत्ताधारी दल से जुड़े हुए हैं, और उनका नाम लेते हुए उन्होंने ये भी बोला कि मतलब वो सर्कुलेट करते हैं व्हाट्सएप मैसेज करके सारे चैनल्स को कि आपको आज इस चीज़ पे बहस करवानी है, आपको इस दिन भर इस पर एजेंडा चलाना है। इतने बुरे आरोप लगने के बावजूद वो अपना बचाव नहीं कर पाए। इससे ये साबित होता है सचमुच में आज की जो मीडिया है, गोदी मीडिया है, वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता और सरकार की ही गुणगान में दिन भर अपनी बातें करते रहते हैं और विपक्ष या जनता के मुद्दों से उन्हें कोई लेना देना, कोई सरोकार नहीं है। आइए सुनते हैं। और इसके लिए से मैं सोचा कि बहुत सारे लोगों के पास नहीं पहुंच पाए होंगे ये वीडियो एजेंडा आज तक का, तो वो मैं आपके लिए लाया हूं। आप इसे पूरा देखें, आपको सुनकर और देखकर मज़ा आ जाएगा। जो अंजना ओम कश्यप अपने टीवी चैनल्स पर आज तक पर दहाड़ते रहती है, उनकी बोलती बंद हो गई है। आप इसे ज़रूर सुनें और मज़ा आएगा। और उसके बाद आप सोचें कि कांग्रेस के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं उनमें सच्चाई है या फिर वो अंजना ओम कश्यप जो बात करती हैं दिन भर उनमें सच्चाई है। पवन जी, बहुत सारे बिंदु इन्होंने गिनाए और बहुत सारे बिंदु पर आप लोग घेर भी रहे थे बीजेपी को, सरकार को। लेकिन कर्नाटक में जो जीत आप लोगों को मिली और लगा कि जैसे तस्वीर बदल रही है देश की राजनीतिक हवा की, उसमें 5 राज्यों के चुनाव आते आते हिंदी हार्टलैंड से आप वाइप ऑफ हो गए, यानी हटा दिए गए। तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, इन 3 राज्यों में अब आपकी सरकार बची है। बीजेपी की 12 राज्यों में हो गई है।
ये क्या इशारा करता है? वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से बीजेपी आपको लगता है छत्तीसगढ़, राजस्थान, एमपी जीत गई? अंजना जी, ये बात सही है कि जो नतीजे थे वो हमारी आशानुसार नहीं आए। न आपकी आशानुसार एग्जिट पोल्स सही रहे, न हमारी आशानुसार नतीजे सही रहे। आपको और हमें दोनों को आत्ममंथन करना चाहिए। लेकिन इस बात का गर्व जरूर है और एक संतुष्टि है कि जो हमारा वोट शेयर है वो 40% के आसपास अभी भी बना हुआ है। तो आप ये कह दें कि उत्तर भारत से कांग्रेस का सफाया हो गया, वो गलत है। हाँ, दक्षिण भारत से भाजपा का सफाया पूरी तरह से हो गया है और उत्तर भारत में 40% पे आज भी हम खड़े हैं। तो इससे ये साबित होता है कि पूरे भारत में शायद कांग्रेस इकलौती ऐसी पार्टी है जिसको आप पैन इंडिया पार्टी आज कह सकते हैं। लेकिन इसके साथ में एक लाइन और बोलना चाहूंगा। जिस तरह का मीडिया नरेंद्र मोदी जी को मिला है, बड़े किस्मत वाले हैं। कसम से कह रहा हूं, इतनी अच्छी किस्मत लेकर ये प्रधानमंत्री आए हैं। ऐसा मीडिया आप हमें 1 महीने के लिए दे दीजिए जी। 7 दिन के लिए एजेंसीज और 1 महीने के लिए आज तक, तो यही मांग रहे हैं आपसे। अच्छा, मतलब फिर चुनाव देखिए उसके आपको बाद क्या लड़ना है, चुनाव आप हारे और सारा का सारा दोष आपको अभी भी लगता है कि मीडिया, एक सेकंड, अब सवाल नहीं पूरा होने देंगे, कि सारा का सारा दोष आप मीडिया पे मर दें, आप मर दें कि एजेंसीज की वजह से हुआ। अरे एजेंसीज की कार्रवाई तो इलेक्शन वोटिंग के जस्ट पहले छत्तीसगढ़ में हुई। पहली बात फिर तो भी ये जनता ने, कि मैं आपको दोष नहीं दे रहा, मैं तो श्रेय दे रहा हूं। नहीं, आप गलत कर रहे हैं। आप श्रेय लीजिए। क्यों ले श्रेय? आपको लपक के श्रेय ले लेना चाहिए। नहीं, आपको लेना चाहिए कि आप राहुल करते हैं, लेकिन राहुल जी जिता नहीं पाते हैं। आप मोदी जी को श्रेय मत दीजिए। आप राहुल करते हैं। अरे मेहनत आपकी और फल ले रहे हैं मोदी जी। फिर वही, ये अच्छी बात थोड़ी है। हारते आप हैं और कहते किसी और ने हरा। मेहनत आप करते हैं, सत्ता में वो बैठे। आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि मेहनत हम लोग कर रहे हैं। पूरी मेहनत वो पार्टी करती है, मेहनत में कोई वो कमी पार्टी करती है। नहीं, वो पार्टी करती है जो जीतती है। क्यों? जब आप कर्नाटक में जीते तब भी हमारी मेहनत थी। अंजना जी, 2014 मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। मैं अभी जब आप कर्नाटक में जीते तब भी मीडिया की मेहनत थी। जो आप नहीं पूछोगे उसका भी जवाब दूंगा। रुकिए, जो पूछ रही हूँ वो बता दीजिए ना। उसका भी दूंगा और जो नहीं पूछेंगी वो भी दूंगा। रुकिए आप, पहले 2014 तक क्या होता था? पार्टियां चुनाव लड़ती थी, मीडिया निष्पक्ष एक भूमिका निभाता था। 2014 के बाद एक इकोसिस्टम चुनाव लड़ते हैं। एक तरफ अकेली विपक्ष, दूसरी तरफ मीडिया, एजेंसीज, सोशल मीडिया, पॉलिटिकल पार्टी। अब आप देखिए कितनी लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या ये? तो ये कह देना, तो मैं तो आपको सिर्फ श्रेय दे रहा हूं, आप इसमें श्रेय लीजिए, कोई गलत बात नहीं है इसमें। श्रेय धूल चेहरे पर थी, आईना पोंछता रहा, यही आपकी बीमारी है। अरे साहब, यही आपकी बीमारी है। धूल चेहरे पे थी, आईना पोंछता रहा। शेरो शायरी का जवाब तो मेरे साथी देंगे। नहीं, वो भी देंगे, उनसे भी भिड़ेंगे, लेकिन उनसे भी भिड़ेंगे। कांग्रेस, आप तो सिर पे आज बांध के आए हैं कि क्या बोलना है। लेकिन क्या आप इस मंच पे मुझे बताएंगे कि तीनों राज्यों में कांग्रेस की हार का जिम्मेदार कौन था? देखते हैं आज पवन खेड़ा कितनी ताकत और हिम्मत दिखाते हैं। देखिए साहब, बहुत स्पष्ट है, जिस एजेंडा को लेकर हम लोगों के बीच में उतरते हैं, हो सकता है वो एजेंडा हम लोगों तक नहीं पहुंचा पाते। और पहुंचा क्यों नहीं पाते? फिर से मैं कहूंगा मीडिया, तो आप कहेंगे फिर हमारा नाम ले लिया। विपक्ष और मीडिया का चोली दामन का साथ है। आज का विपक्ष अनाथ है, ये आप मानिए। इसलिए कहता हूं, 3 कांग्रेस के नेताओं को मंच पर बिठा रखा है। रुक जाइए, 3 कांग्रेस पार्टी के नेताओं को हमने मंच पर बिठा रखा है। रुक जाइए, आप तो 6 और ले आइए बीजेपी के, उनको भी हम झेल लेंगे, आप चिंता मत करिए। आप सुन लीजिए पहले मेरी बात, पहले सुन लीजिए। कांग्रेस हारी, आप ये बात कर रही है। अरे लोकतंत्र हार रहा है, उसकी चिंता आपको क्यों नहीं है? ये जो चुनाव के नतीजे आते हैं, इसमें तो चलिए एक पार्टी हारती है, एक जीत जाती है, आपका एग्जिट पोल हार जाता है, आप जीत जाते हैं, चलता है ये सब। लेकिन जो बड़ी हार हो रही है वो लोकतंत्र की हो रही है, उस पर आपका ध्यान क्यों नहीं है? कैसे चुनाव आयोग बनेगा आपने देखा कल पार्लियामेंट में? क्या इस तरीके से चुनाव आयुक्त बनाए जाएंगे? अगर ये कांग्रेस सरकार के दौरान होता तो आज नेशन विद अन्ना करके अंजना ओम कश्यप सुबह से रात तक चैनल पे चलाती और सड़क पर अन्ना हजारे आ जाते। क्यों नहीं आते अन्ना हजारे? क्यों नहीं चलाती अंजना ओम कश्यप? बताइए मुझे जरा। ये स्थिति है आज इस देश की। इससे आप कब तक बच सकते हैं? अकेला अनाथ विपक्ष लड़ रहा है और हमें गर्व है कि हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे।
मरने के दम तक लड़ते रहेंगे। अरे सर, हारे या जीते लड़ेंगे। नाखून कटा के शहीद मत बनिए बेवजह की। कर्नाटक आप जीतते हैं, कर्नाटक जीतते हैं तो हम लोग आप ही का गुणगान गाते हैं। जरा सा और नाखून कहते हैं आप कि भी कटा लीजिए ना, अरे सर, जरा सा नाखून आप भी कटा लीजिए, देखिए कांग्रेस- लोकतंत्र में रक्त कैसे बहेगा। अरे सर, लोकतंत्र में की की हत्या हो रही है और आपको यहाँ ये मजाक सूझ रहा है। नहीं नहीं, आप मजाक कर रहे हैं क्योंकि आप नहीं, सारा हम का मजाक सारा नहीं कर रहे अंजना जी, सारा हम तो कह onus रहे किसी हैं और पे डाल रहे हैं। थोड़ा नाखून आप भी कटा सर, लीजिए। दो फिर स्पीकर देखिए और क्या हैं, होगा। इनको भी थोड़ा मौका दे दीजिए पवन जी। आज तो पवन जी आवेश में, और अच्छी बात है लोकतंत्र में जब विपक्ष की ताकत हम लोग देखते हैं आवाज में। 3 नेताओं को हमने इसीलिए मंच दिया है क्योंकि आप लोग ये चाहते थे कि आपस में ही आप लोग आए और बात करें। लेकिन कर्नाटक आप जीतते हैं तब लोकतंत्र की हार नहीं होती है, आप हिमाचल जीतते हैं तो लोकतंत्र की हार नहीं होती है, वहां आपको ईवीएम नहीं जिताता है। लेकिन अन्य राज्यों में जरा कन्हैया जी को नहीं, आपने ऐसी अरे कन्हैया जी की सारी ऐसी टिप्पणी की। जब हम कर्नाटक जीतते हैं, भाजपा कर्नाटक हारती है, तो किसकी हार होती है? नहीं साहब, तब मोदी जी की हार नहीं होती। तब अंजना जी के मुंह पर ऐसे शिकन्ने आ जाती है जब उनको कहते हैं मोदी जी हार गए। नहीं साहब, मोदी जी नहीं हारे, पवन जी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हारे हैं। पवन जी एक सेकंड नहीं, एक सेकंड अब आपको सुनना होगा क्योंकि आप ये नहीं, ये स्टेज आप हाईजैक नहीं कर सकते। I'm sorry, नहीं, आप हाईजैक कर रहे हैं, आप हाईजैक कर रहे हैं क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ी थी। शाम को कहते हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ी, हार जाती है कन्हैया जी माइक उठा लोकसभा में कोई असर नहीं पड़ेगा। कन्हैया जी माइक उठा जब असली रिजल्ट आता है तो कहते हैं साहब आज अच्छा हुआ, लगता है पवन जी को बाकी चैनलों पे मौका मिल नहीं रहा है, तभी माइक नहीं छोड़ रहे हैं यहाँ पे। अच्छी बात है, तो आप लेकिन पवन जी अपनी आवाज इतनी मजबूत करिए कि जनता आपकी बातों को समझे, उसके बाद स्वीकारे भी। खाली यहाँ पर आकर सोच रहे हैं कि 4-5 बैट बॉल खेल लूंगा, अगर मीडिया हस्तक्षेप बंद कर दे तो जनता हमारी बात सुनने को तैयार है। हस्तक्षेप नहीं करता है, आप नहीं सुनने दे रही। ये साक्षी है कि 3 यहाँ पर कांग्रेस के नेता बैठे हैं, प्रमोद तिवारी जी और कन्हैया जी को आप बोलने नहीं दे रहे हैं। हम इंतजार करते, ले आइए 6 भाजपा वालों को, आप कन्हैया जी को बोलने नहीं दे रहे हैं, आज आप ही ने उनकी बोली बंद कर दी है। कन्हैया जी, कर्नाटका में जिन गारंटीज पर कांग्रेस पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली, जिसकी चर्चा हुई, और वहां से विद इन इंडिया गठबंधन भी कांग्रेस का कद बढ़ा क्योंकि उसके बाद बेंगलुरु में सबसे बड़ा आयोजन किया गया इंडिया गठबंधन के साथियों का। ये कांग्रेस की जो गारंटीज थी कर्नाटक में, वो मोदी की गारंटी कब बन गई, क्यों बन गई और कैसे सफल हो गई 3 राज्यों में? पहले तो अंजना जी आपका बहुत शुक्रिया और आज तक की पूरी टीम को कि आप लोग ये अच्छा प्रोग्राम कराते हैं, और मैं स्वागत करता हूं हमारे पार्टी के दोनों वरिष्ठ नेता का और सभी आपके दर्शकों का। आपके प्रश्न का जवाब मैं दूंगा। सबसे पहली बात तो ये कि आप बार बार ये कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस पार्टी के 3 नेताओं को बुलाया है, तो अब 3 बुलाएं, 6 बुलाएं, 60 बुलाएं, लेकिन अगर हम एक पार्टी के नेता हैं तो हम सबसे एक ही सवाल पूछा जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं कि पवन जी से अलग सवाल पूछा जाएगा, हमसे अलग सवाल पूछा जाएगा, और हमारा जवाब भी एक ही होगा अगर हम एक पार्टी के हैं। और दूसरी बात, आपने कहा कि मीडिया पे दोष मत मढ़िए, बिल्कुल ठीक बात है। आज तक तो हम लोग यही पढ़े थे कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और मीडिया अक्सर विपक्ष के साथ होता है, कोई सवाल जो है वो सत्ता से पूछता है। मुझे इस पे कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि आपने एक शायरी पढ़ी थी तो हम भी एक पढ़ देते हैं आपके लिए कि हमने इस दौर के अंदाज निराले देखे, फैसला कत्ल का कातिल के हवाले देखे। तो कोई बात नहीं है, ये वक्त की बात है और बिल्कुल आप पे कोई दोषारोपण नहीं है, गिला शिकवा नहीं है। और आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी हार गए, आप बीच में ये भी कहा आपने कि राहुल गांधी हार गए। कांग्रेस पार्टी हारे, राहुल गांधी हारे, ये 2 अलग अलग चीज नहीं है, ये एक ही बात है। पार्टी की जीत में राहुल जी की जीत है और पार्टी के हार में राहुल जी की हार है। राहुल जी की जीत से जो है पार्टी की जीत जुड़ी हुई है, ये अलग अलग चीज नहीं है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि संख्या बल के हिसाब से हम देखें तो परिणाम जो है हमारे पक्ष में नहीं है। और आपने बिल्कुल सही आंकड़ा दिया है कि जो हिंदी पट्टी है उसके ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार है, बिल्कुल ठीक बात है, फैक्ट है। सवाल यह है कि इस देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक पार्टी है जो कई सालों तक सत्ता में थी, सरकार में थी, उससे पहले जो है आजादी के आंदोलन में हिस्सा ली, देश को आजादी दिलाई, और अभी विपक्ष में है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जो खेलता है तो कोई हारता है, कोई जीतता है, इसमें कोई दुर्भावना वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपको इन सब चीजों के अलावा विशेष रूप से इस बात का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप गारंटी शब्द लेकर के आए।
और जो प्रश्न आप हमारे दोनों वरिष्ठ नेताओं से पूछ रहे थे, और पवन जी को बोलने का हमसे ज्यादा बिल्कुल हक है क्योंकि वो हमारे मीडिया चेयरपर्सन हैं, मीडिया डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनको ज्यादा बोलना चाहिए। लेकिन हम आए हैं यहाँ पे इनके साथ इसलिए कि हमारे पास आज इस देश को देने के लिए एक अल्टरनेटिव है, एक मॉडल है। और आपने चाहे मतलब ट्रोल करने के लिए ही सही या आरोप लगाने के लिए सही, आपने एक बड़ी अच्छी शब्द का इस्तेमाल किया कि कांग्रेस पार्टी की गारंटी की वजह से कर्नाटका में हमको जीत मिली। तो वो जो गारंटी थी वो मोदी जी की गारंटी कैसे बन गई? और मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश में एक टेम्पलेट सेट किया है। टेम्पलेट ये सेट किया है कि इस देश में सरकार और जनता के बीच में एक संबंध है। संबंध ये है कि जनता सरकार को टैक्स देती है और सरकार बदले में जनता को सुरक्षा, उसके जो है रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, इन तमाम चीजों को मुहैया कराती है, व्यवस्था कराती है। धीरे धीरे ऐसा माहौल बनने लगा था देश में कि हम लोग टैक्स तो दे रहे हैं लेकिन सरकार क्या देगी ये तय नहीं हो पा रहा था। और मुझे बड़ी इस बात की खुशी है कि जीत किसी की हुई हो, मुख्यमंत्री कोई बना हो, लेकिन एक बात हम सबको मुक्त कंठ से स्वीकार करना चाहिए कि एक बार फिर से लोक कल्याण, वेलफेयरिज्म इस देश की राजनीति के केंद्र में आया है। पहले क्या था ना कि दिन भर हिंदू मुसलमान की बहस में रोजी रोटी, कपड़ा, मकान कहीं छुप जा रहा था। अब तो ये बहुत अच्छा हुआ ना अंजना जी कि हमने कहा कि हम 500 में सिलेंडर देंगे, मोदी जी ने कहा कि हम 450 रुपया में देंगे। तो अब विपक्ष की तरह जो है हमारे पास ये काम है कि कल को हम सिलेंडर लेकर के दिल्ली की सड़कों पे जाएं और मोदी जी से पूछें कि आप चुनाव के वक्त बोले थे कि हम 450 में सिलेंडर देंगे, तो कब दीजिएगा? ये है देश को आगे ले जाने वाली बात, ये है सकारात्मक राजनीति। कि अगर हम इस देश में एक टेम्पलेट सेट कर रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि अगर इस देश में एमपी को, यहाँ हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए हैं, अगर उनको पेंशन मिल सकता है तो इस देश में कांस्टेबल को कहीं नहीं क्यों नहीं मिल सकता है, टीचर को क्यों नहीं मिल सकता है, जो सरकारी नौकरियां करते हैं उनको क्यों नहीं मिल सकता है। अब ये टेम्पलेट सेट हो रहा है कि हम कह रहे हैं कि अगर आप इस देश के बड़े कॉर्पोरेट का कर्जा माफ कर सकते हैं, 10,60,000 करोड़ रुपया आपने माफ किया है, और आपने किसान निधि के तहत 2,60,000 रुपया किसानों को दिया है, तो ये बेईमानी क्यों? देश के मुट्ठी भर जो है उद्योगपतियों को, व्यापारियों को आप 10,60,000 करोड़ रुपया दे रहे हैं और देश के किसानों को मात्र 2,60,000 करोड़। तो मेरा मानना है कि जीत किसी की भी हो, अल्टीमेटली इस चुनाव में और इस चुनाव के बहस में एक एजेंडे की जीत हुई है। और ये एजेंडा किसका है? वो एजेंडा है सरकार के तौर पे आपकी जिम्मेवारी क्या है, जनता के तौर पे किसकी भागीदारी हो रही है और किसकी भागीदारी नहीं हो रही है। महिलाओं को चाहे डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हो, उनका खाता खुलना हो, सबको पक्का मकान दिलाना हो, 5 किलो अनाज हो, तो ये तो पुराने नेता हैं कांग्रेस के, आपको बताएंगे। इसमें से कोई ऐसी योजना नहीं है जिसकी नींव कांग्रेस पार्टी के द्वारा नहीं रखी गई। इंदिरा आवास योजना के तहत गरीबों को पक्का मकान बनाया जाता था, पीडीएस सिस्टम के तहत जो है गरीबों को जो है अनाज दिया जाता था, और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करने के लिए इस देश में आधार की योजना लाई गई। पहली बार ऐसा हुआ कि बायलैटरल एंट्री से कांग्रेस पार्टी एक ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम लेके आई कि हम आधार कार्ड बनवाएंगे, सबका खाता खुलवाएंगे और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करेंगे। और मैं आपको याद दिला दूं कि 2019 में कांग्रेस पार्टी का जो एजेंडा था उसमें राहुल जी ने बार बार एक योजना की बात की थी, उन्होंने न्याय की बात की थी कि पूरी दुनिया में जब यूनिवर्सल इनकम की बात हो रही है, अगर हम ये कह रहे हैं कि दुनिया में भारत जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम बन जाएंगे, तो फिर हमको ये देखना पड़ेगा कि धन का बंटवारा क्या है। जैसे अगर हम ये देखेंगे ना, अगर हम आज तक चला रहे हैं मान लीजिए, या ललन टॉप चला रहे हैं, तो अंजना जी को कितना सैलरी मिल रहा है, और अंजना जी का दफ्तर साफ करने वाला जो स्वीपर है उसको कितनी सैलरी मिल रहा है। एक अंजना जी की सैलरी में कितने ड्राइवरों को सैलरी मिल सकता है। ये जो धन का बंटवारा है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि आंकड़ा ये कहता है कि इस देश में 1% लोगों के पास 99% प्रॉपर्टी अकोमुलेट हो गई है। तो 99% जो लोग हैं उनके पास जो है दोबारा रोजी के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, कपड़े के लिए, उनके बच्चों के जो है भविष्य के लिए सरकार क्या उपलब्ध कराएगी। और मैं बहुत खुश हूं इस बात से, चुनावी परिणाम जो भी हो, कि एजेंडा कांग्रेस पार्टी का जीता है। और आप जान लीजिए कि जाति जनगणना का प्रश्न जो कांग्रेस पार्टी उठाई, उसमें किसी जाति को किसी जाति से लड़ाने का सवाल नहीं है।
सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने का सवाल है। आपका छीन करके किसी को नहीं दे देना है, लेकिन जिसको नहीं मिल पा रहा है वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, ये सारे एजेंडे राजनीति में आए हैं। देश के नौजवान इस पे बात कर रहे हैं और विपक्ष ने जो यह सवाल उठाया, जो गारंटी की बात की, फ्री बिजली देंगे, महिलाओं को फ्री बस यात्रा कराएंगे, 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करेंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, जो लोन लेकर के स्टूडेंट पढ़े हैं उनका लोन कम करेंगे, रोजगार की गारंटी करेंगे, यूनिवर्सल इनकम के आधार पर न्याय योजना लेकर के आएंगे। इन सवालों से ये हुआ है कि मोदी जी को भी राजस्थान में कन्हैया लाल करते करते ये कहना पड़ा कि हम 450 में सिलेंडर देंगे। और जब एक बार मोदी जी ने कह दिया तो जो सवाल पूछ रहे थे प्रमोद जी, वो सवाल अब हम भी पूछ सकते हैं फिर से कि आपने तो कहा था कि हम 15 लाख आपके खाते में पहुंचाएंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, आपने कहा था कि 2022 तक पक्का मकान बना देंगे, बुलेट ट्रेन कब चलेगा। तो देश के लोगों का सवाल राजनीति के केंद्र में रहेगा और हमारा मानना है कि इस परिणाम को ऐसे देखना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने जो टेम्पलेट सेट किया है इस देश में वेलफेयरिज्म का, भागीदारी का, सबके न्याय का, उसकी जीत हुई है। प्रमोद जी, लेकिन अगर हम 5 राज्यों के नतीजों को देखें, 12 मंत्री थे शिवराज सिंह चौहान के, 12 मंत्री इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा हार गए। क्यों ट्रांसलेट नहीं हो पाया? क्या आपको लगता है कि जिस तरह से एमपी में कोशिशें करनी चाहिए थी उसको और बेटर किया जा सकता था? अखिलेश वखिलेश कह देना कमलनाथ का एक सेटबैक बन गया क्योंकि 71 सीटें थी जिस पर समाजवादी पार्टी अलग से लड़ी। क्या 2024 के रनअप में एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ को आप किस तरह से आंकते हैं? क्या रणनीति में कुछ और बदलाव के साथ चुनाव में जाया जा सकता था? देखिए, मैं एक चीज कहूं, आज से ठीक 5 साल पहले इन 3 राज्यों में हम चुनाव जीते थे और उसके बाद लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी। तो हो सकता है वही इतिहास फिर दोहराया जाए। 2 बातें मैं जरूर और कहना चाहता हूँ। 40% वाली बात पवन जी ने कही, मैं उसका समर्थन करता हूँ। उसमें एक चीज और जोड़ देता हूं कि कई राज्यों में हमारा प्रतिशत बढ़ा है पिछली बार से जब ने सरकार बनाई थी, और कुल अगर वोट जोड़ लें तेलंगाना और सारे, तो हम 10 लाख वोटों से ज्यादा से जीते हैं। फिर आगे अगर हम एक और नजरिए से इसको देखें तो ये चुनाव में इंडिया का वोट नहीं शामिल था, इस चुनाव में कांग्रेस का वोट था, गठबंधन नहीं हुआ था। लोकसभा के चुनाव में हम गठबंधन पर जाने का संकल्प लेकर चल रहे हैं। तो अगर दूसरे घटकों का 10% भी है और वो ट्रांसफर हो जाता है ईमानदारी से, तो हम 50% का बैरियर क्रॉस कर जाएंगे। तो उसके बाद शायद पुराना इतिहास दोहराया जाए कि विधानसभाओं में कांग्रेस जीती थी, सरकार बीजेपी ने बनाई, इन तीनों राज्यों में हम एमपी नहीं मिले हमें, और ये उलट सकता है इस बार अगर, क्योंकि जो ये 3 राज्यों में घटक हैं और हमारे वो काफी मजबूत हैं, तो उनके वोट के बगैर हम लड़े थे। ये भी हम शायद अब और मजबूती के साथ सब मिलजुल कर लड़े। और मुझे खुशी है कि पार्टी का डिप्टी लीडर होने के नाते मुझे हर बैठक में जाने का मौका मिलता है। तो जो अपोजिशन की रोज बैठकें होती, कल भी है, अभी 19 को बैठक होगी दल के नेताओं की, आज हम फ्लोर लीडर से बात करते हैं, हमारा संकल्प और मजबूत हुआ है। हम इससे उत्साहित हैं कि अगर कांग्रेस अकेले लड़कर 40% ला सकती है तो फिर इंडिया गठबंधन के साथ 10% इसमें बढ़ा देना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। जहां तक पूरे हार के कारणों की जानकारी, कुछ पवन जी ने बताया, कुछ कन्हैया जी ने बताया, उसमें एक चीज मैं और जोड़ देता हूं कि राष्ट्रीय दल समीक्षा करते हैं और अभी आज तो शपथ हो रही, शपथ के बाद कितने लोग को भवन में जाते हैं, कितने लोग उसी ताकत से लड़ते हैं जिस ताकत से लड़े थे, उन्हें मालूम था आज मुख्यमंत्री हैं, कल भी हम रहेंगे। तो बहुत सी बातें होंगी, पर एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत ही विनम्रता के साथ मैं कह रहा हूं, इसे अलग से मत लीजिएगा। देश के हालात जो हो गए हैं उसमें अब परिवर्तन जरूरी है। अब मोदी जी ये नहीं कह सकते कि उनके लिए केक वॉक है सब कुछ। सामने जो लोग खड़े हैं वो दृढ़ इरादे के साथ खड़े हैं, उन्हें विचलित नहीं कर पा रहे हैं। ईडी सीबीआई का जितना दुरुपयोग हो सकता था हो चुका, इनकम टैक्स का जितना दुरुपयोग होता था हो चुका। लेकिन मैं यहाँ पवन जी की बात से सहमत हूं कि हाँ, चाहे जो परिस्थितियां आए, देश बचाना है, लोकतंत्र बचाना है,
तो हमें करना पड़ेगा। पुलवामा का जो आप सवाल पूछ रहे थे किस बेसिस पे आप करें, पुलवामा में बारूद कहाँ से आया था ये आज तक एविडेंस मिली? किसकी जिम्मेदारी थी? चुनाव के ठीक पहले हुआ था। आज ये पार्लियामेंट में कूदने का फैसला भी ठीक उसी के पहले हुआ है। वो आदमी वहां अगर जा सकता था पाउडर लेके तो बम लेके भी जा सकता था। वो क्या कोई नैतिक जिम्मेदारी गृह मंत्री जी नहीं लेंगे कि उनका फेल्यूर है? क्योंकि वहां का अंदर की सुरक्षा सीआईएसएफ के जिम्मे है, फिर सीआरपीएफ के जिम्मे है। कोई जंगल में ये सब नहीं हुआ है, उस जगह हुआ जहां सारे कैमरे लगे हुए, सबके एक एक मिनट के पहले तो नहीं आई हैं, अब जो फोटो आ रही है वो देख लीजिए। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर, और एक जो कन्हैया जी का बड़ा फेवरेट टॉपिक है, मैं उसको बल देता हूं कि ये देश की दौलत क्या ये 14 घरानों के लिए? सारी संपत्ति 70% जिस तरीके से सिमट गई वहां पर, क्या ये कभी जो एजेंसीज हैं, जो लोग चंद दिनों में कहां से कहां पहुंच गए, उनके यहां भी रुख करेगी? तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो इस समय जितना दुरुपयोग सत्ता का हो सकता है उसका नग्न तांडव हो रहा है। और अब ये समय आ गया है कि आम जनता ठगा महसूस कर रही है। ईवीएम का सवाल अब हम नहीं उठा रहे हैं, जनता उठा रही है। बहुत से लोग पूछ रहे हैं, ठगे हुए से हैं कि हमारे गांव में तो कहीं भाजपा थी नहीं, उस पोलिंग बूथ पे हम हारे हुए हैं, तो कुछ तो कारण होगा। मैं इसे नहीं मानता। मैंने अपनी जिंदगी में 11 चुनाव लड़े, भगवान की दया से 11 जीते हैं। मैं थोड़ा, मेरा भी अंदाजा है, मैं छत्तीसगढ़ में कैसे हमारे, मेरे समझ में नहीं आ रहा। मध्य प्रदेश में जहां, अच्छा चलिए हम गलत हो गए, आप तो नहीं गलत होती कभी ना, आपका आकलन कैसे गलत हो गया? तो कुछ न कुछ तो कहीं ना कहीं बहुत सी चीजें सोचने के लिए सवाल हैं। एग्जिट पोल कई बार सही ठहरता है, कई बार गलत। एमपी में हम सही ठहरे, ये सच है कि कुछ जगहों पर हमारा भटक गया। फिर से एक बार हेलमेट लगाए हुए और पैड्स के साथ आज जो पवन जी एकदम आवेश में है, पवन जी के पास चलते हैं फिर से। पवन जी, अच्छा है आपका जो अग्रेशन है वो अच्छा है, लेकिन ये अग्रेशन सिर्फ इंस्टीट्यूशंस पर निकालने के बजाय अगर यही ताकत और ऊर्जा इस बात में इस्तेमाल हो कि जनता को हम कैसे कन्विंस करें। ये प्रश्न इसलिए क्योंकि आप एजेंसीज का मुद्दा बार बार उठाते हैं। उसी दौरान वैभव गहलोत रिजॉर्ट वाला इशू जिसमें यहां पर रेड्स हो रही थी, और वहां पर महादेव ऐप पर छत्तीसगढ़ में, कमलनाथ जी पर ऐसा कुछ एमपी में स्पेसिफिक नहीं था, लेकिन बावजूद इसके इन राज्यों में उनकी जीत होती है। अब पीएम ने मनी हाइस्ट करके धीरज साहू के जरिए टारगेट किया है कि अगर हवा हवाई है तो ये नोट गिनने वाली मशीनें गर्म हो रही हैं भाई। 353 करोड़ और 3 किलो सोना। अगर आप इजाजत दें तो पवन भाई जरूर दीजिए, पवन जी के भी। तो जब मशीनें गर्म हो जाएं तो जरा ठंडी तस्वीरें भी देख लिया कीजिए। आप ही ने दिखाया था, आप ही के चैनल पे मैंने देखा था कि किसी नेशनल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नोट गिनता हुआ कैमरे पे पकड़ा गया, तो भारतीय जनता पार्टी का नाम ले लूं, बंगारू लक्ष्मण। इस पर वो कहते हैं कि हमने उसके बाद से उनका करियर खत्म ही हो गया, उनको हटा दिया गया। बात तो होगी ना, करियर हो सकता है जिनके यहाँ मिली उनका भी खत्म हो जाए। सवाल ये है कि वो एक सांसद थे, उनका अपना बिजनेस था, उनको जवाब देना है। पर मैं आगे एक बात बढ़ के पूछ रहा हूँ, ये भी इत्तेफाक था कि एक सांसद क्या निकला तो इतना हंगामा है, वो जवाब दें। कांग्रेस पार्टी ने कहा आप जवाब दीजिए। पर एक बात पूछूं, वो जुदेव जी का भी मैंने आप ही के चैनल पे देखा था। पैसा खुदा तो नहीं, पैसा खुदा तो नहीं, खुदा से कम तो नहीं। तो क्या राजनीति सब कुछ इसी पे डिसाइड होगी? वो जवाब दें, बात होगी। पर यही लोग जो इनकी मशीनें गर्म हुई है ना, चली जाएं बड़े लोगों के यहाँ तो मशीन तो छोड़ दीजिए, बुलडोजर भी लगा दीजिएगा तो पैसे नहीं गिन पाइएगा। पवन जी, नोटबंदी के बाद कौन सा कोऑपरेटिव बैंक था अहमदाबाद का जिसमें सबसे ज्यादा नोट बदले गए? किसका था वो? कौन उसका डायरेक्टर था? मैं नाम लूंगा तो शायद आपको एडवर्टाइजमेंट्स मिलनी बंद हो जाएंगी। महेश शाह 14,000 करोड़ जिसने ब्लैक मनी डिस्क्लोज किया, वो लापता हो गए। वो कौन थे? किसके नजदीक थे? प्रधानमंत्री को आजकल उन्होंने शायद कोई नया आदमी रखा है जो ट्विटर देखता है उनका, उसके साथ थोड़ी बैठक करनी चाहिए उनको शायद पता ही नहीं वो क्या ट्वीट कर रहे हैं। आप बार बार कह रही हैं कि साहब चुनाव हार गए, आप जनता तक मैसेज नहीं ले जा पा रहे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं अंजना जी,
सवाल तो वैसे आप पूछती हैं, लेकिन मैं भी एक पूछूंगा आपसे। आज से 2 महीने पहले आपने कितने कार्यक्रम किए? महिला आरक्षण, प्रधानमंत्री तो सबसे महान मसीहा हैं महिलाओं के, 3 राज्यों में मुख्यमंत्री बने। अरे अपनी पार्टी में कोई महिला नहीं मिली होंगी, अंजना जी को ही बना देते। वसुंधरा राजे का में क्या कमी थी, उन्हें नहीं बनाएंगे? कांग्रेस पार्टी ने तो तीनों राज्यों में महिला मुख्यमंत्री दिए हैं। नहीं, हमारी तो अभी जीते ही नहीं, आप ही कह रहे हैं। आप कोई नहीं, सुप्रिया श्रीनेत को बना देते आप। नहीं, हमारी तो कितनी महिलाएं कैसे हैं? बनाते बताइए? हार रहे फिर भी बना लेते। अभी नहीं हुआ, वो वक्त आएगा। अगर मोदी जी ऐसे ही चलते रहे तो वो वक्त भी आएगा कि भाजपा हार जाए फिर भी मुख्यमंत्री बना देगी। अभी वो वक्त नहीं आया। ये वाली कॉमेडी सही बैठी नहीं। मुझे एक बात बताइए, शीला दीक्षित यहां 3 टर्म्स थी मुख्यमंत्री, पहली प्रधानमंत्री इस देश की महिला किसने दी? मोदी जी कम से कम महिला आरक्षण का इतना बड़ा झुंझुना आप सबके हाथ में पकड़ा कर, अब मौका आया था तो वसुंधरा जी को घर पे बैठा दिया। आप लोग भी कमाल के हैं। एग्जिट पोल के दिन तो नड्डा जी का चेहरा दिखा रहे थे जब बीजेपी हार रही है, जब सही नतीजे आने लगे तो मोदी जी का चेहरा फिर से सामने आ गया। अरे साहब, आप लोग भी तो इस नशे से बाहर आइए, फिर देखिए देश कैसे रिस्पॉन्ड करता है हमारे मैसेज को। मैं बार बार ये दोहराता हूं, हम आपके बगैर अधूरे हैं। मोदी जी भी आपके बगैर अधूरे हैं, ये मैं मानता हूं। नशे में आप हैं सर। हम क्या नशे में? हमारा तो नशा आप लोग सब रोज उतारते हो। आप संस्थानों पर उंगली उठाते रहेंगे। सब संस्थानों पर ही हमला हो रहा है अंजना जी। जब हमला संस्थानों पर हो रहा है, जब मीडिया की निष्पक्षता पर हमला हो रहा है, तो हम क्या सवाल भी नहीं उठाएं? क्या अब उस पर भी आपत्ति है आपको कि सवाल क्यों उठा रहे हैं? लगता है ऐसा आपको लगता है? आप अभी पूछ लीजिए लोगों को लगता है कि मीडिया निष्पक्ष है या नहीं है। इस भ्रम में जीते हुए आपके लिए मुश्किलें और बढ़ेंगी। मुझे तो लगता है कि आपके नेताओं में काबिलियत है कि वो आपके लिए चुनाव जीत सकते हैं। क्यों नहीं जीत पा रहे हैं ये बताना आपका काम है, लेकिन आप नेताओं पर मंथन करने को तैयार नहीं है, स्ट्रैटेजी पर मंथन करने को तैयार नहीं है। हम सही नहीं कह रहे? जितना मंथन करना है जरूर करेंगे अंजना जी। सिर्फ एक आग्रह हमने कर्नाटक पे बोला, एक आग्रह, भ्रष्टाचार का नाम टिक गया। जब मेरी बारी आती है अंजना जी को मेरी आवाज इतनी नापसंद है कि खुद ही बोलती चली। नहीं, क्योंकि आप अंजना कर रहे हैं, आप ऑब्सेस्ड हो गए हैं मुझसे। आप एंकर हैं, आप अंजना से इतने ऑब्सेस्ड हैं। चलिए फिर मैं क्या बोलूं? अरुण पुरी जी का नाम लूं, राज चेंगप्पा जी का नाम लूं, राहुल कंवल जी का नाम लूं, किसका नाम लूं? बताओ, मैं सबका नाम ले लेता। नहीं, आपको नाम लेने की जरूरत नहीं है। आप कांग्रेस के बिहाफ पे आए, आप जवाब दीजिए। चलिए नाम नहीं लेते। मैडम तो कह सकते हैं। मैडम, मीडिया भी थोड़ा आत्ममंथन कर ले तो क्या बुराई है? देश के लिए अच्छा होगा, कर लीजिए ना आत्ममंथन। हमारा भी आग्रह मान लीजिए। हम तो जितनी बार आप कहते हैं आत्ममंथन करिए, हम करते हैं। आपकी हर सलाह मानते हैं हम। चुनाव हारते हैं तब भी मानते हैं, चुनाव जीतते हैं तब भी मानते हैं। हम तो मीडिया को सम्मान करते हैं। जब हम सरकार में थे, प्रमोद तिवारी जी तब भी सत्ता में थे, पूछिए इनसे। कन्हैया कुमार जी तो तब भी जूझ रहे थे सरकार के खिलाफ। जब हम सरकार में थे, आप लोग रोज कार्यक्रम करते थे, जहाज कह दिया था, रोज कार्यक्रम करते थे आप हमारे खिलाफ। हमने तो कभी नहीं फोन करके बोला साहब आपके बॉसेस को कि नहीं अंजना जी को हटा दीजिए, उनको कम कर दीजिए। हिरेन जोशी हमारे यहाँ तो कोई था ही नहीं। बस फिर शुरू हो गया। तो क्यों नहीं शुरू होंगे? आपको क्या आपत्ति है? मैं हिरेन जोशी का नाम ले रहा हूं ना, आप मत लीजिए, मैं तो लूंगा। मैं विपक्ष में हूं, मैं नाम भी नहीं लूं कि कौन है जो आज मीडिया की हत्या कर रहा है। मैं नाम लूंगा, मुझे कोई डर नहीं है। रोक लेंगे एक बार और, हवाई जहाज से उतार लेंगे, मुझे उतार लें। जब मुझे डर नहीं है तो आपको सुनने में क्यों डर लगता है? मुझे बोलने में डर रहा है। यहाँ पर हम तो पूछ रहे थे धीरज साहू, मैं आप सब जो यहाँ बैठे हैं इनको चुनौती देता हूं, इनके मोबाइल उठाकर देख लीजिए मीडिया वालों के। सुबह हिरेन जोशी जी का फोन मैसेज आ जाता है, एजेंडा सेट हो जाता है, बस शुरू। चुनौती है ये मेरी। मैंने देखे हैं वो मैसेजेस, ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। 15 साल में सरकार इनसे बहादुर तो प्रमोद जी आप निकले। आपने धीरज साहू पे जवाब दिया। धीरज साहू पे भी जवाब दूंगा। थोड़ी बहादुरी आप दिखाइए कि जब मैं आईना दिखा रहा हूं तो आईना देखिए, आप भी बहादुरी दिखाइए। मैं आईना दिखाने ही आया हूं यहाँ, मैं आया हूं तो दिखाऊंगा। अब आइए धीरज साहू पर। मैंने उसका सबसे पहले जवाब आपको दिया। महेश शाह, एक और शाह का भी नाम लेते लेते रह गया, अमित शाह। किसका बैंक है वो जिसमें सबसे ज्यादा नोटबंदी में नोट बदले गए? मैं तो 2 शाह का नाम ले लिया। आप सुनने की हिम्मत है आपकी? दोनों शाहों का नाम धीरज साहू बोल रहे हैं। धीरज साहू का तो हमारे प्रमोद जी ने भी जवाब दे दिया, मैंने शुरू में ही जवाब दे दिया। अरे जिनका पैसा है उनसे पूछे ना, हमसे क्यों पूछ रहे हैं आप? वो तो ठीक है, लेकिन सवाल नोटबंदी का सवाल आपने क्यों नहीं पूछा उस कोऑपरेटिव बैंक से? हम तो ये पूछ रहे हैं, कहां है महेश शाह? पूछिए ना, जवाब दिलवाइए ना हमें। सवाल परसेप्शन का है, इसके बावजूद मोदी क्यों जीत रहे हैं? आप परसेप्शन की बात कर रहे हो, मैं तथ्य दे रहा हूं आपको। इट्स फैक्ट्स वर्सेस परसेप्शन, आई एम गिविंग यू फैक्ट्स।
Why are you scared of facing these facts? किसी ने ऑडियंस से कहा भूख हड़ताल पे तो बैठो आप लोग। कब बैठे थे क्या मोदी जी भूख हड़ताल पे प्रधानमंत्री बनने से पहले? अब मीडिया को कहिए अन्ना हजारे ढूंढे एक और, जैसे इन्होंने पहले ढूंढा था आरएसएस के साथ। अच्छा, हमने ढूंढा था भाई, हम तो जैसे मोदी जी आए, अन्ना हजारे बैठे, वहां अरविंद जी बन गए, यहाँ मोदी जी बन गए। आप किसी अन्ना को लाइए, हम बन जाएंगे, चिंता क्यों कर रहे हैं आप? कोई किसी अन्ना को ला नहीं सकता। नहीं, हमें सब मालूम है अन्ना पैदा होते हैं और अन्ना के तरह लोग आंदोलन में और फिर सो जाते हैं। पवन जी, आंदोलन को आप बिलिटल मत कीजिए, क्योंकि उस आंदोलन में क्या जो भी है, नहीं मैं नहीं बिलिटल करूंगा। उस आंदोलन से कईयों की दुकान चली, हाँ, मीडिया में भी कईयों की दुकान चली, ये भी सही है, पॉलिटिक्स में भी कईयों की दुकान चली, इसलिए मैं उसको बिलिटल नहीं कर रहा हूँ। लोकतंत्र की ताकत आंदोलन होते हैं, लेकिन उस आंदोलन के पीछे मीडिया का भी एक बड़ा हाथ था। आज वो मीडिया कहाँ है? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, आज वो अन्ना हजारे कहाँ है? मतलब मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। आप चाहते हैं कि मीडिया आपको जिता दे? नहीं, मीडिया तो न जिताता है न हराता है, आप ही कह रही हैं। तो आप बात परसेप्शन की हो रही है, आप ही कह रही हैं। तो मीडिया जो परसेप्शन बना रहा है विपक्ष के बारे में, राहुल गांधी जी के बारे में, मोदी जी के बारे में, आप उस पर भी तो थोड़ा सवाल उठाइए कि ये परसेप्शन आप किस आधार पर बना रही हैं? जीत और हार के आधार पर। अरे साहब कमाल, अब कन्हैया जी को बोलने दीजिए। चलिए, आपने मुझसे पूछा था इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं। जब मैं ज्यादा बोल देता हूं कहते हैं नहीं, आप आज एकदम फॉर्म में, आप ऐसे ही डटे रहिए, बल्ला उठा के आप डटे रहिए। बस ये जरूर कीजिए कि कभी कभी जब बंद कमरों में बैठे तो अपने नेताओं को भी आईना दिखाते रहिए। सब जगह सब आईना एक दूसरे को दिखाते रहते हैं, लेकिन अभी यहाँ हम बैठे हैं तो मीडिया से भी कुछ सवाल पूछेंगे।